नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमने उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके 4 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए थे। आज ये दोस्तों हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। दोस्तों, हम अपनी इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में सभी प्रकार के प्रश्न शामिल करते हैं, जिससे आपका अच्छे से रिविजन हो सके। जो आपका आने वाले दिनों में 23 अगस्त को हाई कोर्ट स्टेनो क्लर्क का एग्ज़ाम है, तो इस एग्ज़ाम में दोस्तों हमारी ये प्रैक्टिस सेट सीरीज आपको पूरी मदद करेगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारी इस सीरीज से ज़रूर जुड़िएगा और पिछले सभी प्रैक्टिस सेट आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है होम स्टे योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, होम स्टे योजना के संदर्भ में हमें बताना है कि कौन सा कथन हमारा सही है, कौन सा गलत। तो पहला है कि इस योजना को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम से जाना जाता है। तो सही बात है दोस्तों, जो होम स्टे योजना है इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत दोस्तों 2018 में हुई थी। पर्यटन विभाग द्वारा मैदानी जनपदों हेतु लागत 25% या अधिकतम 7.50 लाख की सहायता दी जाती है। तो ये भी दोस्तों सही बात है। देखिए, पर्यटन विभाग के द्वारा मैदानी जनपदों में 25% और अधिकतम 7.5 लाख की सहायता अनुदान दी जाती है। ठीक है। पर्वतीय जनपद हेतु होम स्टे लागत 50% और अधिकतम 15 लाख सहायता दी जाती है। तो ये भी करेक्ट है। 25% आपका मैदान में सब्सिडी मिलेगी और दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों में 50%। रुपये की बात कर लेंगे तो 7.5 लाख आपको मैदान में मिलेंगे और पर्वतीय क्षेत्रों में 15 लाख। और ये क्वेश्चन जो था ये आपका दोस्तों पीडीओ पटवार लेखपाल के एग्जाम में भी पूछा गया था। चौथा कथन है कि बासा नाम से होम स्टे योजना पौड़ी जिले में शुरू हुई थी। ये भी सही बात है। यह योजना नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण प्रदेश में लागू है। तो ये भी सही है। तो पांचों ही कथन हमारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है। देखिए, हमारी इस सीरीज को शुरू करने का जो मेन उद्देश्य है तो वह आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराना है। ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन तो कर पाएँ, पर उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं तो वह भी आप साथ ही साथ पढ़ते चलें। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य की प्रमुख योजनाओं के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर कुट के माध्यम से सही उत्तर को चुनें। तो दोस्तों एक साइड में योजना दी है, दूसरी साइड में उनके उद्देश्य दिए हैं। तो पहला है स्वेधार योजना। स्वेधार योजना जो है तो ये दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों आपकी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार प्रदान करने से संबंधित है। मतलब पहले का 4 हो जाएगा। ठीक है। फिर है दोस्तों वंदे मातरम योजना। वंदे मातरम योजना ये दोस्तों महिलाओं को कामकाजी एवं सशक्त बनाने से संबंधित है। ठीक है। फिर है दोस्तों आपका मोनाल परियोजना आत्मनिर्भर बनाना। तो ये जो योजना है ये है दोस्तों आपकी 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार करना। मतलब 1। तो तीसरा जो है ये आपका 1 से मैच हो जाएगा। किशोरी शक्ति योजना ये दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसी ही योजनाएं आपकी पेपर में पूछी जा रही हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है दोस्तों कि 43वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। सही बात है दोस्तों। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था यह आपका 1992 में हुआ था। ठीक है। जो कि भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में जाना जाता है। कारण आर है कि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो ये भी दोस्तों सही है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जो पंचायती राज व्यवस्था थी तो उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो कारण आर भी सही है। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और जो कारण आर है तो वो ए की व्याख्या भी करता है।
मतलब ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए पंचायती राज व्यवस्था ये हमारे संविधान का भी एक टॉपिक है और उत्तराखंड कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें भी दोस्तों हम इसको पढ़ते हैं। तो अच्छे से अपने इस टॉपिक को हम अपनी इस क्लास में कवर कर लेते हैं। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड तो वह सब दोस्तों यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। देखिए पहला जो बिंदु है, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम जो प्रयास किया था तो वह लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। ठीक है, जबकि स्थानीय स्वशासन का जो जनक बोला जाता है ये लॉर्ड रिपन को बोला जाता है, जिसने 1882 में दोस्तों स्वशासन स्थापित किया था। भारत में पंचायती राज का जो प्रारंभ हुआ तो ये 2 अक्टूबर 1959 से शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को, क्योंकि दोस्तों गांधी जी का जन्म था और इसी के टाइम से दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था ये संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 के ए से लेकर 243 के ओ तक उल्लेखित है। ठीक है, मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था है तो पंचायती राज व्यवस्था के जो कुल अनुच्छेद हैं तो वह आपके 16 हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखें। और विषय की बात कर लेंगे तो 29 विषय आते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो संविधान की 11वीं अनुसूची में जुड़ा है। ठीक है, देखिए भाग तो 9 था, ठीक है, पर अनुसूची की बात करेंगे तो अनुसूची 11वीं है। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को पंचायती राज अधिनियम भारत में लागू किया गया था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, इसको भी याद रखिएगा, जिसमें टोटल 29 विषय जुड़े हैं। ठीक है, अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए पहला है 243 का डी। तो 243 का डी क्या कहता है, तो इसमें दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के तहत आरक्षण दिया गया है। 243 के ई में क्या दिया है, तो इसमें दोस्तों उसकी अवधि मतलब पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल दिया है, जैसे 5 वर्ष का होता है। 243 के एफ में दोस्तों सदस्यों की योग्यता दी गई है। 243 के जी में, तो इसके तहत दोस्तों पंचायतों का कार्य एवं शक्तियों से संबंधित जुड़ा प्रावधान है। 243 का आई, तो आई में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के तहत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। 243 का के, तो इसमें पंचायतों को निर्वाचित करने के लिए व्यवस्था की गई है। ठीक है, जो कि पंचायतों में जो चुनाव होते हैं ये आपका राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, इसको भी नोट करिएगा। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण के लिए पंचायती राज निदेशालय एवं जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया है। मार्च 2008 में पारित पंचायती राज अधिनियम के तहत दोस्तों संशोधन किया गया था, जिसमें महिलाओं को पंचायती राज में 43% से आरक्षण बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। पंचायती राज अधिनियम संशोधन के समय जो मुख्यमंत्री थे तो वह आपके भुवन चंद्र खंडूरी थे, जिनका दोस्तों हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, देखिए राज्य में हमारी कैसी पंचायती राज व्यवस्था लागू है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। ठीक है, राज्य में पंचायती राज के 29 विषयों में से 14 विषय 2002-03 में लागू किए गए थे। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का जो संबंध है तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, पहले दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी तो उस समय सत्ता का केंद्रीकरण था। ठीक है, मतलब जो सत्ता थी तो वह एक ही के पास में रहती थी, मतलब केंद्र में ही रहती थी। अब दोस्तों ये आपका गांव जो आपके ग्रामीण क्षेत्र है तो उसमें भी सत्ता को बांटा गया है। पंचायतों के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की जो न्यूनतम आयु होती है तो यह आपकी 21 वर्ष होती है। पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद में 6 महीने के अंदर निर्वाचन होना भी अनिवार्य है, इसको भी याद रखिएगा। उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 आया था, उसके तहत दोस्तों काफ़ी सारे आपके प्रावधान किए गए थे। जैसे 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में पंचायती राज विधेयक पास किया गया था, जो 4 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। तो उत्तराखंड में पंचायती राज
विधेयक कब लागू हुआ, तो ये 4 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। इसलिए उत्तराखंड में दोस्तों 4 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। फिर जून 2019 में दोस्तों इस विधेयक में संशोधन किया गया था, जिसके तहत अधिकतम 2 बच्चे वाले जो व्यक्ति होंगे तो वह चुनाव लड़ पाएंगे। ठीक है, मतलब जिस व्यक्ति के 2 बच्चे हैं तो वही दोस्तों चुनाव लड़ सकता है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास शैक्षिक योग्यता रखी गई है। ठीक है, जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति पुरुषों के लिए 8वीं पास योग्यता होनी चाहिए। पंचायत का कोई प्रतिनिधि एक साथ 2 पद धारण नहीं कर सकता, इसको भी नोट करें। तो हमने दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था जो थी ये दोस्तों बलवंत राय मेहता जो समिति थी उसकी सिफारिश पर लागू की गई है। ठीक है, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था का जो शिल्पी बोला जाता है तो वह बलवंत राय मेहता को बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से अलग करने वाली रेखा है। तो देखिए, ट्रांस हिमालय और उच्च हिमालय को जो अलग करने वाली रेखा है इसे दोस्तों सच्चर जोन, हिंज लाइन आदि नाम से जानते हैं। इसी को दोस्तों इंडो-सांको के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मेन सेंट्रल थ्रस्ट ये जो रेखा है ये आपकी उच्च हिमालय और लघु हिमालय को अलग करती है। मेन बाउंड्री फोल्ट ये जो है ये रेखा आपकी लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय इन दोनों को अलग करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके कई बार पेपर में बन चुके हैं, तो आपको ये जो अलग करने वाली रेखा होती है इसको अच्छे से पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे और बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी नदियां मध्य हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। तो मध्य हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हमें बतानी हैं। तो देखिए, नयार एवं खो। तो जो पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार जो नदियां हैं तो ये आपकी दोस्तों दूधातोली श्रृंखला से निकलती हैं, और जो दूधातोली श्रृंखला है ये आपके मध्य हिमालय में आती है। ठीक है, खो नदी ये भी मध्य हिमालय से निकलती है। खो नदी के किनारे दोस्तों एक प्रसिद्ध मंदिर है, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। कोसी नदी, तो कोसी नदी जो है ये आपकी मध्य हिमालय से ही निकलती है। ठीक है, सरयू नदी तो ये सरमूल क्षेत्र बागेश्वर से निकलती है, तो ये भी आपका मध्य हिमालय में ही आता है। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सभी जो नदियां हैं ये आपके मध्य हिमालय से ही निकलती हैं। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि नंदूताल व स्वानुताल किस घाटी के समीप हैं। देखिए, नंदू और स्वानुताल जो हैं ये आपके आते हैं चिनाब घाटी में। सही आंसर है ऑप्शन ए। चिनाब घाटी को ही दोस्तों उत्तराखंड में द्वितीय फूलों की घाटी कहते हैं, और ये आपकी चमोली जनपद में स्थित है। इस घाटी को दोस्तों आपका 2025 में ट्रैक ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया था। फूलों की घाटी ये भी आपकी चमोली में आती है, सोल घाटी ये भी चमोली में आती है, और निजमूला घाटी भी चमोली में आती है। तो ये सभी चमोली की ही घाटियां हैं। चमोली की अन्य घाटियों को भी दोस्तों हम यहाँ पर ही पढ़ लेते हैं, जिससे आपको कोई डाउट ना हो। देखिए, चमोली की जो प्रमुख घाटियां हैं उसमें पहली है उर्गम घाटी। उर्गम घाटी में ही दोस्तों आपका बंसी नारायण मंदिर स्थित है, जो रक्षाबंधन के दिन खुलता है। चिनाब घाटी हमने पढ़ी, जिसको द्वितीय फूलों की घाटी बोलते हैं। रूपगंगा घाटी, रूपगंगा घाटी में दोस्तों 1957 में सर्वप्रथम गंधक की खोज की गई थी। हेलंग घाटी ये भी आपका चमोली में है, सोल घाटी भी, और हाफला घाटी और निजमुल्ला घाटी ये भी आपकी चमोली में ही आती हैं। अगला प्रश्न है कि गंगाचल नामक दर्रा किन 2 घाटियों के मध्य स्थित है। देखिए, गंगाचल जो दर्रा है ये आपका दारमा व लस्सर यांगटी घाटी के मध्य स्थित है, जो कि पिथौरागढ़ में आती हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। दारमा ब्यास घाटी ये आपकी सिनला दर्रे को आपस में जोड़ती हैं। ठीक है, दारमा ब्यास घाटी, और ये भी आपकी पिथौरागढ़ में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि सही कथन का चयन करें। तो पहला कथन है कि पांडव गुफा ये गंगोत्री में है। सही बात है दोस्तों, गंगोत्री उत्तरकाशी में। मातंग ऋषि गुफा ये मातली उत्तरकाशी में है, ये भी सही बात है। उत्तरकाशी ब्रह्मखाल में प्रकटेश्वर गुफा स्थित है, ये भी आपका सही है। तो तीनों ही कथन हमारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। उपयुक्त सभी सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि कत्यूरी शासक के अधिकारी तथा उनके कार्य विभाग के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अधिकारी दिए हैं, सूची 2 में दोस्तों विभाग और उनके कार्य दिए हैं। तो मैच कर लेते हैं। देखिए क्षेत्रपाल किसको बोलते हैं? तो क्षेत्रपाल जो होता है ये आपका राज्य में कृषि उन्नति का ध्यान रखने वाला होता है। ठीक है। कारिका किसको बोलते हैं? ये आपका राजमिस्त्री होता है। कोटियाल या कोटपाल जो होता है ये आपका दोस्तों गढ़ रक्षक होता है। प्रभातार ये आपका भूमि की नाप करने वाला होता है। तो सही कुट बनेगा 1 3 4 2 मतलब 1342। 1342 ये ऑप्शन बी में दिया है और ऑप्शन बी हमारा सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा कथन दोस्तों सही नहीं है, चेक कर लेते हैं। देखिए पहला है कि कत्यूरियों की प्रारंभिक राजधानी ये कार्तिकेयपुर जोशीमठ में थी, सही बात है। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक जो राजवंश था तो वह दोस्तों आपका कत्यूरी राजवंश था, जिसके 3 परिवार हुए थे। ठीक है। और कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश का संस्थापक वसंत देव को माना जाता है। कत्यूरी की जो द्वितीय राजधानी थी ये बैजनाथ बागेश्वर थी। ठीक है। कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी ये ढिकुली थी, याद रखिएगा, जो कि रामनगर में आता है। कत्यूरी की लोक भाषा ये संस्कृत थी, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। लोक भाषा जो थी ये दोस्तों आपकी पाली थी। ठीक है। देखिए कत्यूरी राजवंश अपने आप में महत्वपूर्ण राजवंश है, तो कत्यूरी राजवंश को भी थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, जो भी आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देखिए लक्ष्मीदत्त जोशी कार्तिकेयपुर राजाओं को मूलतः अयोध्या का मानते हैं। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि किस लेखक के आधार पर कार्तिकेयपुर राजवंश के जो लोग थे ये अयोध्या के माने जाते हैं? तो ये दोस्तों लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार माने जाते हैं। बी.डी. पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते हैं। ठीक है। इन शासकों की जो राजभाषा थी ये संस्कृत थी और लोक भाषा पाली थी। तो जो संस्कृत है ये आपकी राजभाषा है, ना कि लोक भाषा। लोक भाषा क्या है? पाली। कार्तिकेयपुर राजाओं के लोक हितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं में आज प्रचलित कहावत है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई। मतलब जो कार्तिकेयपुर राजवंश था ये आपका खत्म हो गया। खत्म होने से दोस्तों यहाँ पर सूर्यास्त मतलब सूरज ढल गया और फिर रात्रि हो गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा कि किस राजवंश के बारे में कहा गया है कि उस वंश के अवसान पर सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई? तो दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है। कार्तिकेयपुर के समय भूमि मापन जो अधिकारी होता था यह आपका प्रमापतार होता था। ठीक है। और कत्यूरी कालीन मंदिर 2 प्रकार के होते थे, एक आपका छत्रयुक्त और दूसरा दोस्तों शिखर युक्त। ठीक है। जिसमें छत्रयुक्त प्रकार के मंदिरों को पेगोड़ा मंदिर भी कहा जाता है। मतलब जो पेगोड़ा प्रकार के मंदिर हैं तो ये दोस्तों छत्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन आपसे है कि ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को बोला जाता है और किस राज्य में स्थित है? एटकिंसन के अनुसार बंगाल के पाल व सेन राजाओं ने कुमाऊं को विजित किया होगा, जिस कारण मुंगेर, भागलपुर एवं कत्यूर घाटी के तामपत्रों में समानता देखी जाती है। मतलब जो कत्यूर घाटी के तामपत्र हैं ये दोस्तों आपके मुंगेर और भागलपुर से मिलते हैं, जो कि बिहार में हैं। ठीक है। गमागमी ये कार्तिकेयपुर राज्य में चिट्ठी ले जाने वाला कर्मचारी होता था, जो कि डाकिया का काम करता था। एटकिंसन महोदय के अनुसार आसन तथा वासन ये कत्यूरी राजाओं के नाम थे। तो आसन वासन क्या है? ये दोस्तों कत्यूरी राजाओं के नाम है। क्वेश्चन बनेगा कि आसन वासन ये किस राजवंश के राजाओं के नाम है? ये दोस्तों आपके कार्तिकेयपुर राजवंश के राजाओं के नाम हैं एटकिंसन के अनुसार। एटकिंसन ने सर्वप्रथम कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि हम कार्तिकेयपुर राजवंश को कत्यूरी नाम से भी जानते हैं। एटकिंसन कत्यूरियों को कश्मीर के कटोरी या कटोर राजपूत का वंशज मानते हैं। कनिंगम के अनुसार कत्यूरी राजाओं की जो राजधानी थी यह आपकी लखनपुर, जो कि रामगंगा तट पर स्थित थी। ठीक है। तो लखनपुर ये किसके अनुसार कार्तिकेयपुर राजाओं की राजधानी थी? तो कनिंगम के अनुसार, जो कि रामगंगा के तट पर स्थित है।
जिसका जिक्र दोस्तों ह्वेनसांग ने भी किया था। 7वीं सदी के कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी ये ढिकोली थी, याद रखिएगा, जिसे गाने वाला भड़ भी बोला जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि किस स्थान को गाने वाला भड़ बोला जाता है, तो दोस्तों ढिकोली को बोला जाता है। बीडी पांडे कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम कबीरपुर मानते हैं। ह्वेनसांग ने कार्तिकेयपुर को ब्रह्मपुर नाम से संबोधित किया है। मतलब जो आपका कार्तिकेयपुर राजवंश था यह आपका ब्रह्मपुर क्षेत्र में फैला था। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और ब्रह्मपुर क्षेत्र में ही दोस्तों आपका पौरव वंश भी आता है। तो ये पढ़ा हमने दोस्तों अपना कार्तिकेयपुर राजवंश, याद रखें। अगला प्रश्न है कि कथन ए, बिकेट द्वारा दी गई पवार शासकों की सूची सर्वाधिक मान्य है। तो सही बात है दोस्तों। देखिए कथन ए है हमारा कि जो बिकेट के द्वारा एक पवार शासकों की सूची दी गई थी तो वह दोस्तों सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सूची है। तो सही बात है। इसका कारण है कि इनकी नामावली एवं सूची पवार नरेश सुदर्शन शाह के सभासार से मेल खाती है। सही बात है दोस्तों ये भी। ठीक है, तो कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर इसकी व्याख्या भी करता है। जो सभासार ग्रंथ था यह आपका सुदर्शन शाह के द्वारा 1828 ईस्वी में गढ़वाली भाषा में लिखा गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यह आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि कथन दोनों सही है और आर जो है ये ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दोस्तों पुस्तकें दी हैं और सूची 2 में उनके रचनाकार। ठीक है, पहली पुस्तक है गढ़वाल का इतिहास। तो गढ़वाल का इतिहास ये किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों हरिकृष्ण रतूड़ी की पुस्तक है। और यहीं पर होता है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। तो हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल किसकी पुस्तक है? ये आपकी अजय रावत की पुस्तक है। ठीक है, गढ़वाल जाति प्रकाश। तो गढ़वाल जाति प्रकाश ये बालकृष्ण भट्ट की पुस्तक है। गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक ये दोस्तों डॉक्टर पातीराम की पुस्तक है। द ग्लोरी दैट वाज गुज्जर ये किसकी पुस्तक है? ये माणिक लाल मुंशी की पुस्तक है। तो सही कुट बनेगा 4 3 2 1, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रद्युमन चंद के संदर्भ में क्या सही नहीं है? देखिए प्रद्युमन शाह यह आपका पवार राजा भी रहा और दोस्तों चंद राजा भी रहा था। ठीक है, तो इसी के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए 1779 से 1786 तक इसने कुमाऊं पर शासन किया था। सही बात है दोस्तों। यह मूलतः पवार राजवंश का राजा था, तो ये भी सही है। 1789 में इसकी मृत्यु हो गई थी, तो ये गलत है। देखिए 14 मई 1804 को खुड़बड़ा के युद्ध में प्रद्युमन शाह की मृत्यु हुई थी, ना कि 1789 में। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा गलत है और यही आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि 1786 में कुमाऊं को छोड़कर श्रीनगर की गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी बनता है कि उत्तराखंड का वह राजा जिसने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पर शासन किया, तो वह एकमात्र राजा है हमारा प्रद्युमन शाह। ठीक है, प्रद्युमन शाह को दोस्तों हम अच्छे से पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। देखिए बीडी पांडे के अनुसार प्रद्युमन शाह को गढ़वाल व कुमाऊं का संयुक्त शासक नियुक्त किया गया। प्रद्युमन शाह का जो शासनकाल था ये 1786 से लेकर 1804 तक रहा। प्रद्युमन शाह के शासनकाल के बारे में निम्न तिथियां दी गई हैं, जिसमें बिकेट के अनुसार प्रद्युमन शाह का शासनकाल ये 1786 से 1804 तक रहा था। मुकंदीलाल के अनुसार 1785 से 1804 तक रहा। रामी और धरणी ये जो दो भाई थे ये आपके प्रद्युमन शाह के राज्य मंत्री थे। हर्षदेव जोशी ने प्रद्युमन शाह के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन किया था, याद रखिएगा। कुमाऊं विजित करने के बाद में 1791 ईस्वी में गढ़वाल के लंगूरगढ़ में गोरखों ने आक्रमण किया, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। आपने देखा होगा दोस्तों कि 1790 में गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, फिर 1791 में दोस्तों गढ़वाल पर आक्रमण किया था, जिसमें गोरखों की हार हुई थी और गढ़वाल का जो राजा था तो वह जीत गया था। ठीक है, 1791 में पराजित गोरखों को 25,000 वार्षिक कर देकर शत्रुओं से राज्य की रक्षा की। संबत 1851-52 या 1795 में गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसे इकाबनी बाबनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1791 में जब गढ़वाल पर गोरखों ने आक्रमण किया था तो
प्रद्युम्न शाह को 25,000 रुपये देने पड़े थे, ठीक है, गोरखों को। फिर उसके बाद में दोस्तों ये मौके का फ़ायदा उठाते हैं जब गढ़वाल में एक भयंकर अकाल पड़ा था 1851-52, ये संबंध की तिथि है, और जो ईस्वी थी ये आपकी 1795 थी, ठीक है। तो 1795 में गढ़वाल में भयंकर अकाल हुआ था जिसे इकाबनी बाबनी के नाम से जानते हैं। बाबनी का मतलब है दोस्तों भयंकर अकाल, याद रखें। 1803 में गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया था और इस भूकंप का फायदा उठाकर दोस्तों गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, जिससे गढ़वाल के राजा की जो स्थिति थी तो वह काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। प्रद्युम्न शाह का जो शासनकाल है ये 1786 से 1804 तक रहा। प्रद्युम्न शाह के शासनकाल के बारे में निम्न तिथियां दी गई हैं जो हमने ऊपर देख भी ली हैं, ठीक है। देखिए 1803 में जब भयंकर भूकंप आया था गढ़वाल में, तो उसमें गोरखों ने अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण किया था, ठीक है। गढ़नरेश ने बहुमूल्य सिंहासन और आभूषण सहारनपुर में बेचकर 12,000 सैनिकों की सेना बनाई, जिसमें लंडौर रियासत में गुर्जर राजा रामदयाल सिंह ने गणपति की सहायता की थी, ठीक है। 14 मई 1804 ईस्वी में खुड़बड़ा जो कि बिंदाल नदी के तट पर स्थित है, इस मैदान में दोस्तों प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, जिसके एक पुत्र प्रीतम शाह को गोरखों ने बंदी बनाकर काठमांडू भेज दिया था, ठीक है। और जो सुदर्शन शाह था तो ये आपका हरिद्वार भाग गया था। अक्टूबर 1814 ईस्वी में सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की सहायता ली और उस समय अंग्रेज था दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या करा था, अपनी सेना को भेजा और गोरखों के विरुद्ध ये सेना लड़ी थी, ठीक है, जिसमें गढ़वाल जीत गया था। प्रद्युम्न शाह भाई प्रेम के कारण गोरखों के साथ युद्ध में शहीद हो गए, ठीक है। जो प्रद्युम्न शाह था तो ये तो युद्ध में मारा गया था, ठीक है। और बाद में दोस्तों प्रद्युम्न शाह जो था जब ये मर जाता है तो उसके बाद में कुछ समय तक गोरखों ने अधिकार किया था, लगभग 10.5 साल अधिकार किया था गढ़वाल पर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1815 में गढ़वाल क्षेत्र पर कुछ पर अंग्रेज आ जाते हैं और कुछ क्षेत्र में जो टिहरी रियासत थी उस पर दोस्तों टिहरी रियासत मतलब पवार राजवंश के राजा स्थापित हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि गढ़वाल का हुमायूं किसको बोलते हैं, ये दोस्तों प्रद्युम्न शाह को बोलते हैं, क्योंकि हुमायूं जो था ये पूरी जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा था और फिर लड़खड़ाते ही दोस्तों उसकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। वैली ऑफ दून से दोस्तों जो खुड़बड़ा का युद्ध है तो उसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। वैली ऑफ दून ये किसकी पुस्तक है, ये आपकी A.R. गिल की पुस्तक है, ठीक है। और वैली ऑफ फ्लोवर किसकी पुस्तक है ये भी आप कमेंट करके बताएं। तो 2-3 प्रश्न आपको होमवर्क में दिए हैं, प्लीज़ आप उनका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें दोस्तों हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। हमारी इसमें हिस्ट्री भी थी, ज्योग्राफी भी थी, इसमें दोस्तों हमारी पॉलिटी भी थी, ठीक है, जो उत्तराखंड से रिलेटेड है। इसमें दोस्तों उत्तराखंड की ज्योग्राफी मतलब आपके ताल, झील, ठीक है, दर्रे आदि हमने इसमें शामिल किए हैं। तो ऐसे ही दोस्तों हमारा मिक्स प्रैक्टिस सेट रहता है। अगर आप लगातार हमारे प्रैक्टिस सेट सीरीज से जुड़े रहेंगे तो आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। आप अपने माध्यम से अपनी बुक अपने नोट्स के माध्यम से पढ़ते रहिएगा और बीच बीच में दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, चाहे आप कहीं से भी लगाएं, यूट्यूब से या फिर दोस्तों ऑफलाइन, या फिर दोस्तों आप किसी भी प्रैक्टिस सेट बुक को खरीद कर प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। पर प्रैक्टिस सेट लगाना दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ये सिखाता है कि किस प्रकार हम अपने क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे, किस प्रकार दोस्तों हमें जो प्रेशर होता है एग्जाम का उसे कैसे झेलना है, ठीक है। तो ये सभी बातें दोस्तों निर्भर करती हैं आपकी प्रैक्टिस पर, इसलिए आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाया करें। आपने अगर पिछले सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। उसके अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दी है। इस प्रैक्टिस सेट के बारे में बताएं कि आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।